हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एजुकेशन वेब। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अब तक हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था के संविधान की पृष्ठभूमि के विषय में डिस्कस किया। उसके बाद संविधान सभा के विषय में डिस्कस किया। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास में एक टॉपिक रह गया था जिसे मैं कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में जो विषय रह गया था प्रारूप का वाचन। प्रारूप ड्राफ्ट था और ड्राफ्ट को तैयार करने का काम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनके साथ उनके कमेटी मेंबर द्वारा किया गया था। तो प्रारूप को पूरे संविधान का निर्माण करते समय प्रारूप की 3 बार रीडिंग की गई थी। तो ये जो 3 बार रीडिंग की गई थी, इसमें से सबसे पहले रीडिंग की गई थी 4 नवंबर 1948 को और ये रीडिंग खत्म हुई थी 9 नवंबर 1948 को। ये सबसे शॉर्टेस्ट रीडिंग थी। उसके बाद दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को हुआ, जो कि 17 अक्टूबर को खत्म हुआ और ये सबसे लॉन्गेस्ट रीडिंग थी, सबसे लंबी रीडिंग थी। उसके बाद अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 को हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ और 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान अंगीकृत किया गया था, अर्थात संविधान को अपनाया गया। और इसी के साथ ये कुछ तथ्य हैं। राष्ट्रध्वज जो हमने अपनाया है वो है 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान लागू करने के 2 दिन पहले अपनाया गया था, 24 जनवरी 1949 को। और साथ ही संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम व्यक्ति नेहरू जी थे, अंतिम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण के समय टोटल संविधान में जितने अनुच्छेद थे 395। इसके साथ 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग था। लेकिन चूंकि भारतीय संविधान एक जीवंत संविधान का उदाहरण है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालता है, इसलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं एवं 25 भाग हैं। तो इसी के साथ भारतीय संविधान सभा का सारा टॉपिक खत्म होता है और अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है संविधान की प्रस्तावना। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना मैंने यहाँ पे लिखा है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग का अर्थ ये है कि भारतीय संविधान की जो अंतिम शक्ति है, संपूर्ण भारत की जो अंतिम शक्ति है वो भारतीय जनता में निवास करती है, अर्थात कि जो संविधान बनाया गया है वो भारतीय जनता के लिए बनाया गया है, भारतीय जनता के लिए है, ना कि संविधान के लिए जनता है। तो इसका हम भारत के लोग शब्द से तात्पर्य यही है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित है, अर्थात सुप्रीम जो है देश के अंदर वो जनता ही है। तो इस तरह से हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत होता है और आगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए व इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं समता का अवसर प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित
व आत्म अर्पित करते हैं। ये पूरी प्रस्तावना भारतीय संविधान की है, जिसमें एक एक करके हर एक शब्द को हम डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, समाजवादी सॉरी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता, ये 3 शब्द मूल संविधान में नहीं थे, अर्थात इन शब्दों को जोड़ा गया है। तो 42वें संशोधन के माध्यम से 42वें संशोधन के माध्यम से इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता, तीसरा अखंडता। बयालीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो यदि ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कोई संशोधन हुआ है या नहीं, तो इसका उत्तर होगा हाँ, हुआ है। और केवल एक ही बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक संशोधन किया गया है, जो कि 42वां संशोधन है। 1976 में इसे किया गया था। इसी के साथ ही ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय संविधान है, इसकी प्रस्तावना के 2 स्रोत हैं। प्रस्तावना के स्रोत एवं प्रस्तावना का आधार, ये 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो स्रोत है, इसे 2 भागों में हम बांट सकते हैं। 2 स्रोत हैं। एक, इसका विचार कहां से लिया गया, दूसरा इसकी भाषा कहां से ली गई, अर्थात भाषा शैली। तो प्रस्तावना का जो विचार है, ये अमेरिका से लिया गया है और इसकी भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण है। आधार, जब हम भारतीय संविधान सभा डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1948 में स्वीकार किया गया। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो ये जो आधार है प्रस्तावना का, वो संविधान सभा में पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव ही था। तो आधार है उद्देश्य प्रस्ताव। इस तरह से ये संविधान की प्रस्तावना के स्रोत और आधार होते हैं। विचार हमने अमेरिका से लिया है, भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया से, और आधार उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे 22 जनवरी 1948 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा में। अब एक एक करके हम संविधान की प्रस्तावना के हर एक शब्द को डिस्कस करेंगे। इन्हें याद रखने का तरीका भी मैं बता दूंगी। भारतीय संविधान शुरू होता है, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व या इसे आप संप्रभु भी लिख लीजिए। संप्रभु से थोड़ा याद रखने में आपको आसानी होगी।
संप्रभुता संपन्न। तो एस एस ट्रिपल एस डी आर, ट्रिपल एस डी आर। एस से संप्रभुता, समाजवादी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये जो 5 शब्द मैंने लिखे, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन 5 शब्दों को आप ट्रिपल एस डी आर के माध्यम से याद रख सकते हैं। एस से संप्रभुता, एस से समाजवादी, एस से सेक्युलर, सेक्युलर का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष, डी से डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का अर्थ लोकतांत्रिक, आर से रिपब्लिक, रिपब्लिक का अर्थ है गणराज्य। उसके बाद आते हैं सॉरी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए। तो न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, तो सॉरी 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। इसके बाद अगला देखिए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। पांच प्रकार का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी के अंदर कोई विचार आएगा तो फिर वो उसकी अभिव्यक्ति करेगा। अभिव्यक्ति करने के बाद लोग उसे मानेंगे तो उसमें विश्वास करेंगे, और जब विश्वास करेंगे तो वो चीज़ धर्म बन जाएगी, और धर्म बनने के बाद लोग उसकी उपासना करेंगे। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। विचार आएगा, अभिव्यक्ति होगी, अभिव्यक्ति के बाद विश्वास होगा उसमें, फिर धर्म बन जाएगा और उसके बाद लोग उसकी उपासना करेंगे। तो इस तरह से 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रस्तावना में वर्णन मिलता है। इसे मैं रब करती हूँ, SSDR से याद रखिएगा। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। इसकी सीरीज भी इसी फॉर्म में याद रखिए। विचार की, विचार, अभिव्यक्ति होगी तो उसमें लोग विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो वो धर्म बन जाएगा, और जब धर्म बनेगा तो फिर उसकी उपासना होगी। तो इस तरह से 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन प्रस्तावना में मिलता है। अगले पर आते हैं, प्रतिष्ठा एवं समता का अवसर प्राप्त करना। तो अवसर कितने हैं? प्रस्तावना में 2 प्रकार के अवसर का वर्णन है, प्रतिष्ठा एवं समानता। समता अर्थात समानता। तो 2 प्रकार की अवसर की और प्रतिष्ठा एवं समानता के अवसर की बात की गई है। तो प्रस्तावना में 2 तरह के समानता का वर्णन मिलता है।
प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। तो क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की समानता का प्रस्तावना में वर्णन है? तो 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता एवं अवसर की समानता। आगे आते हैं, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए, बंधुता का अर्थ है भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का अर्थ ये है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो इस दिन अपनाया गया, लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए और जो संविधान अपनाया गया उस पर साइन करने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित नेहरू जी और अंतिम व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे। इस तरह से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ, लेकिन ये पूर्णतः, क्योंकि सिर्फ ये अपनाया गया था इसलिए पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। उस समय आंशिक रूप से ही संविधान को लागू किया गया और मात्र 16 अनुच्छेद थे जो कि लागू हुए। मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसे नोट कीजिए। इसके बाद आगे करते हैं। अब हम एक एक शब्दों को समझेंगे कि भारतीय संविधान में जो शब्द, प्रस्तावना में जो ये शब्द है, इनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले आते हैं संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ है कि देश पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का आंतरिक दबाव नहीं होना चाहिए और ना ही बाहरी दबाव होना चाहिए अपने निर्णय लेने के लिए। तो संप्रभुता का सिंपल सा अर्थ यही है कि देश आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र हो अपने निर्णय लेने के लिए। तो बाहरी एवं आंतरिक रूप से बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, बिना किसी बाहरी व आंतरिक रूप से बाहरी एवं आंतरिक रूप से बिना किसी दबाव के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, इसे ही हम संप्रभुता कहते हैं। उसके बाद समाजवादी। समाजवादी का क्या अर्थ होता है? समाजवादी, जैसा मैंने कि आपको बताया कि समाजवादी शब्द शुरुआत में प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। 42वें संशोधन के माध्यम से इसे 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया और इसका अर्थ ये होता है कि, अभी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ और भी कुछ टर्म्स के साथ। तो समाजवादी 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो अब कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। समाजवादी भी आपको उसी से समझ में आएगा। तो उसमें है उदारवाद। उदारवाद, पहले आप इसे नोट कीजिए, मैं रब करती हूँ, उसके बाद आगे ये डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे, उसमें है उदारवाद,
मार्क्सवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। उदारवाद के जनक जॉन लॉक कहे जाते हैं। जॉन लॉक उदारवाद का जनक माना जाता है। मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स है। समाजवाद के जनक लेनिन एवं साम्यवाद के जनक माओ सेतुंग है। माओ सेतुंग। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। उदारवाद का अर्थ है कि राज्य का, सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात उदारवाद का अर्थ है प्राइवेटाइजेशन। तो सरकार का अर्थव्यवस्था में नो हस्तक्षेप। उसके बाद मार्क्सवाद पे आते हैं। मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स है, जो कि एक ऐसे समाज की बात करते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, कुछ भी निजी नहीं होना चाहिए, सब कुछ सरकार का होना चाहिए। और ये बुर्जुआ वर्ग, मतलब जो मजदूर वर्ग से विपरीत जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनके खिलाफ है। तो ये मजदूरों के शासन की बात करते हैं, बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ है एवं उदारवाद का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। तो मार्क्सवाद बुर्जुआ वर्ग का विरोधी है। उदारवाद का विरोध। उसके बाद आते हैं समाजवाद पे, जो कि लेनिन की अवधारणा है। तो समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद को प्रैक्टिकल नहीं मानता है। उसका मानना है कि उदारवाद होना चाहिए, परंतु एक लिमिट पे होना चाहिए। तो इस तरह से ये सोसाइटी कंट्रोल्ड समाज की बात नहीं करते हैं। पूर्ण रूप से ये उदारवाद इकोनॉमिक के खिलाफ नहीं है। एक सेकेंड। हाँ, तो ये पूर्ण रूप से उदारवादी इकोनॉमिक के खिलाफ नहीं है। ये दोनों तरह के मतलब अर्थात इनका मानना ये है कि समाज में सरकार भी होने, सरकार का भी हस्तक्षेप, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप भी होना चाहिए एवं निजी भी होना चाहिए। तो ये पब्लिक प्राइवेट दोनों की बातें करते हैं। तो समाजवाद पब्लिक प्राइवेट दोनों की बातें करता है। इसके बाद आते हैं साम्यवाद पे। तो साम्यवाद पूरा एक वर्ग विहीन समाज की बात करता है। कोई सरकार नहीं हो, केवल एक वर्ग विहीन समाज हो, सब व्यक्ति बराबर हो। तो इस तरह की अवधारणा साम्यवाद कहलाती है। वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन सरकार। वर्ग विहीन और राज्य विहीन सरकार। अब इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं किन किन देशों में है? तो साम्यवाद की तरफ जो बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो है चाइना। चाइना में साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन उसे हम पूर्ण रूप से साम्यवादी नहीं कह सकते, क्योंकि साम्यवाद का अर्थ है वर्ग विहीन और राज्य विहीन सरकार। तो राज्य तो अभी भी वहां पर कायम है। तो इसलिए जो चाइना में है वो साम्यवाद का अंतिम रूप नहीं है, साम्यवाद की और अग्रसर है वो। समाजवाद हम रशिया में देखते हैं, इसका एग्जाम्पल रशिया है। इसके अलावा मार्क्सवाद जर्मनी में मार्क्सवाद है एवं उदारवाद का उदाहरण है यूरोप। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं, अवधारणाएं हैं जो कि अलग अलग देशों में विद्यमान है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
होप समाजवादी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। समाजवादी जो है वो पूर्ण रूप से सरकार सार्वजनिकता की बात नहीं करते, वो उदारवाद को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म से निरपेक्ष, अर्थात किसी भी धर्म को विशेष ना मानना। सब धर्म राज्य की नजर में बराबर है, राज्य किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं करेगा, इसे ही हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो अब पूरा विश्व है, पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज है, हर एक देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो कितने तरह के देश पाए जा सकते हैं? कुछ देश ऐसे हैं जो कि पूर्ण रूप से नास्तिक हैं, अर्थात वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो कि धार्मिक हैं, अर्थात वो धर्म के अनुसार शासन करते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो सभी धर्म को बराबर मानते हैं, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान नहीं करते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष में राज्यों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। राज्य 3 तरह के होते हैं, नास्तिक, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष। तो ऐसे देश जो किसी भी धर्म को नहीं मानते उन्हें हम नास्तिक देश कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है चाइना। चाइना किसी भी धर्म को नहीं मानता है, तो इसका एग्जाम्पल है चाइना। फिर धार्मिक देश, अर्थात जिन देशों का शासन धर्म के अनुसार चलाया जाता है उन्हें धार्मिक राज्य कहते हैं। तो इसमें सऊदी अरब इसका एग्जाम्पल है, सऊदी अरब। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य में तो सबसे बड़ा उदाहरण भारत ही है, इसे ही याद रखिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो कि सभी धर्मों को बराबर मानता है, इसकी नज़र में कोई भी धर्म विशेष नहीं है, सभी धर्म बराबर है। तो धर्मनिरपेक्ष होप आपको क्लियर हुआ होगा। पर पंथ निरपेक्ष भी मैं बता देती हूँ। पंथ निरपेक्ष की अवधारणा, गांधी जी का ये कहना था कि लोगों को जीने के लिए धर्म से जुड़ना बहुत जरूरी है, और लोगों का धर्म से, पंथ से अलगाव हो सकता है परंतु धर्म से नहीं। ये कथन गांधी जी का था। तो पंथ जो है वो धर्म के ही भाग होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मुस्लिम एक धर्म है, मुस्लिम धर्म है, और इसी के जो पंथ है वो है शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी ये इनके पंथ हैं, तो इन्हें ही हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं। तो धर्म इसका बड़ा, पंथ का बड़ा रूप धर्म है। तो पंथ निरपेक्ष मतलब पंथ से निरपेक्ष, किसी भी पंथ को नहीं मानेंगे, और धर्म निरपेक्ष का अर्थ है धर्म से निरपेक्ष, किसी भी धर्म को नहीं मानना, किसी भी धर्म को नहीं मानना नहीं, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देना। तो गांधी जी का ये कहना था कि व्यक्ति पंथ से निरपेक्ष हो सकता है, अर्थात किसी भी पंथ को अपना सकता है परंतु धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। ये कथन गांधी जी का है। पर जो धर्म की अवधारणा आज हम समझते हैं, धर्म वैसा नहीं है। धर्म का अर्थ सिंपल सा है, धारण करना। धारण करने का अर्थ अपने कर्तव्यों का पालन करना। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरा धर्म पढ़ाना है, आप स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म पढ़ना है। तो धर्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए, परंतु वर्तमान में धर्म को हम मोल्ड करके दूसरे ही विषय में देखते हैं। तो ठीक है, इसके धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष आपको समझ में आया होगा। पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतांत्रिक की बात करें तो लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक अर्थात होता है लोक, और तंत्र मतलब शासन। तो लोगों के शासन को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने ये कथन दिया था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, इसे ही इन्होंने लोकतंत्र कहा था। अर्थात हर एक चीज जनता के लिए है, जनता का
और जनता के लिए ही शासन होना चाहिए और जनता के द्वारा ही शासन होना चाहिए। ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। तो लोकतंत्र का सिंपल सा मतलब है कि लोगों का शासन, जहाँ पर जनता जो है वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष विधि से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही आगे चलकर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकतंत्र में आगे ये भी नोट कीजिए कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, या तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व या फिर प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। तो लोकतंत्र में दो प्रकार के प्रतिनिधित्व होते हैं। प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व जिसमें डायरेक्ट जनता ही निर्णय लेगी सब चीज का डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष में जनता सीधे निर्णय नहीं लेती बल्कि जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनती है वो फिर जनता के लिए काम करते हैं, तो उसे ही अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कहा जाता है। होप समझ में आया होगा। तो लोकतंत्र के बाद अब हम आते हैं गणराज्य पे। गणराज्य का अर्थ ये होता है कि जो देश का सर्वोच्च पद है, सुप्रीम पोस्ट जो है, वो भी जनता के द्वारा चुनी जानी चाहिए, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, पर वो पोस्ट जो है वो इलेक्टेड होनी चाहिए, अर्थात जनता द्वारा चुनी जानी चाहिए। तो गणराज्य का अर्थ यही है कि सुप्रीम पोस्ट, सर्वोच्च पद जनता द्वारा चुना होना चाहिए, चाहे ये प्रत्यक्ष रूप से चाहे या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस प्रकार इसीलिए हम भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं। जबकि ब्रिटेन जो है वहां पर भी पोस्ट है, सुप्रीम पोस्ट है, वो है रानी की पोस्ट, लेकिन हम ब्रिटेन को केवल लोकतांत्रिक देश कहते हैं, गणराज्य नहीं कहते। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि हम उन्हें लोकतांत्रिक ही क्यों कहते हैं, गणराज्य क्यों नहीं कहते, क्योंकि वहां पर जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत है। ठीक है, वंशानुगत है, उसका चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है, इसीलिए ब्रिटेन जो है वो लोकतांत्रिक देश है। जबकि भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है और उसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही चुना जाता है, तो इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। होप समझ में आया होगा। इसके बाद न्याय का हमने न्याय को समझते हैं आगे। तो मैंने बताया 3 प्रकार के न्याय का प्रस्तावना में वर्णन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक और आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति का जो भी प्राप्य है, अर्थात जिसके भी वो लायक है, उसे वो मिलना चाहिए, उसकी न्यूनतम जरूरतें पूरी होनी चाहिए। जब उसकी न्यूनतम जरूरत पूरी हो जाएगी तो उसको सामाजिक आर्थिक न्याय मिल जाएगा। इसके बाद राजनीतिक न्याय की बात करें तो व्यक्ति को वोट डालने का, अपना नेता चुनने का या स्वयं इलेक्शन में खड़े होने का, कुछ योग्यताओं को पूरा करने के बाद स्वयं इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार है, तो व्यक्ति को राजनीतिक न्याय की भी प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह से 3 न्याय है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता की बात करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है और स्वतंत्रता और आजादी ये 2 शब्द हैं। तो इनमें सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जो स्वतंत्रता होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, अर्थात इस पे रोक लगी होती है, और आजादी एब्सोल्यूट होती है, परंतु फिर भी आप कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी रुक रही हो। तो स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि स्वतंत्रता में व्यक्ति कुछ भी करने का हकदार है, परंतु कुछ उसमें प्रतिबंध लगे होते हैं कि वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। और आजादी में व्यक्ति सब कुछ करने का अधिकार है, बशर्ते व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की आजादी पर कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो प्रस्तावना को हम अगली क्लास में खत्म करेंगे। तो प्रस्तावना को हम 2 क्लास में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आज की एक क्लास और अगली एक क्लास जिसमें प्रस्तावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और इसके बारे में और अच्छी बातें हम बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।